देश के मुसलमान कैसे यकीन करें? जो भी बिल लाया जाता है पहले से ही फर्स्ट डे से ये इस तरह से उसको प्रमोट किया जाता है, इस तरह से बताने की कोशिश करते हैं सब कि ये मुसलमानों को टाइट करने के लिए बिल लाया जा रहा है। देश के गृह मंत्री पूरी तरह से चीख के कह रहे थे कि इस बोर्ड में, मतलब इस बिल में, जो वक्फ बोर्ड का ये जो संशोधन वाला बिल है, इसमें किसी भी गैर मुस्लिम को इंटर नहीं करने दिया जाएगा, उनको समावेशित नहीं किया जाएगा, जबकि आपके बिल में साफ तौर पे है। तो देश के जो मुसलमान हैं ये झूठ कैसे बर्दाश्त करें, आप ही बताइए। एक तरफ देश के गृह मंत्री कहते हैं कि कोई भी गैर मुस्लिम इस बिल में समावेशित नहीं किया जाएगा, जबकि बिल चीख के कहता है कि इसमें गैर मुस्लिम भी समावेशित किए जाएंगे। मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए देश को, 15 लाख वाला भी आपको याद ही होगा, 2 करोड़ रोजगार वाला, स्मार्ट सिटी वाला, है ना, और न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जितने खाने वाले थे सबको अपनी पार्टी में शामिल करके अपने पार्टी का नेता बना दिया। एक रईस मित्र हैं, यतीम खाने पर बनी उनकी बिल्डिंग को बचाने के लिए आनन फानन में वक्फ संशोधन बिल लाया गया है ताकि उनकी उस इमारत को गिराने से बचाया जाए। क्या इस सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं जनता को डायरेक्ट मिलनी थी वो डायरेक्ट आ रही हैं खाते में, और बिचौलिए तमाम आवासों में घोटाले की बातें सामने आ रही, तमाम चीज़ें आ रही हैं। देखिए, राम राज्य में भी बहुत सारी चीज़ें आया करती थी, हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं। रेलवे के पास भी ज़मीनें हैं, सेना के पास भी ज़मीनें हैं, बहुत सारे लोग हैं। देश में तमाम जो मंदिर हैं, खास करके साउथ इंडिया में, वहाँ भी लोगों के पास तमाम उनके ट्रस्ट में ज़मीनें हैं, है ना, इतनी है कि वक्फ बोर्ड से भी ज़्यादा है। एक छोटी सी, क्या ये मान लें कि अब ये प्रक्रिया जो शुरू हुई है जी, कल को मंदिरों की भी ज़मीन हड़पने या हथियाने का ये तरीका अख्तियार कर लिया सरकार ने? देखिए, दो चीज़, कल को सिखों की भी ज़मीन आप लोग हड़पेंगे। साथियों नमस्कार, इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। अहम मुद्दे पे हमारी बातचीत होनी है। हाल ही में जो वक्फ बिल पेश हुआ है, संशोधन हुआ है, संसद के दोनों सदनों में पास हुआ है, इनकी सरकार ने पास कराया है, इसी मुद्दे पे इनसे बातचीत होनी है। इस बिल को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि जो एनडीए के जो अन्य घटक दल हैं उनके नेता अब इस बिल के पास होने की वजह से उन पार्टियों को छोड़ करके जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2025 के बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या कर दी। तमाम बिंदुओं पर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद CIB इंडिया न्यूज़ के सभी पत्रकार साथियों का भी, और जितने लोग हम लोग को देख रहे हैं हम सभी का बहुत अभिनंदन है। वक्फ बिल जो है संशोधन वाला वो पास हो गया है, दोनों सदनों में पास हो गया है, तो नए में क्या दे रहे हैं आप लोग? पहले तो वक्फ बिल पास होने की आप सभी को ही बहुत बहुत बधाई देता हूं। जितने भी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके सुधार के लिए ये बिल है, उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। ये बिल उनके जीवन में और रोशनी लेकर के आएगी, और मुझे लगता है कि इस ईद के बाद उनको एक तरह से ईदी मिली है वक्फ बिल के नाम से। जो लोगों को बुरा लगता होगा, उनको जब चीज़ों को धीरे धीरे पता चलेगा तो उन्हें पता चलेगा कि इस बिल संशोधन में उनके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है। ऐसा क्या होगा, वही तो हम जानना चाहते हैं। देखिए, सर्वप्रथम वक्फ क्या होता है? वक्फ जो खुदा को अर्पित की गई संपत्ति है उसे वक्फ बोलते हैं, और जिस पे कहते हैं कि उसका मालिक अल्लाह होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुतवल्ली या अन्य लोगों को बना करके उसकी देखभाल की जाती है। आज़ादी से पहले 50,000 एकड़ वक्फ की संपत्तियाँ थी, आज 40 लाख एकड़ वक्फ की संपत्तियाँ हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इतनी बड़ी संपत्ति वक्फ के पास है तो हमारे देश में रहने वाले जितने भी मुसलमान साथी हैं उनका भला होना चाहिए था, उनके लिए बहुत सारे अस्पताल बनने चाहिए थे, उनके लिए कहीं ना कहीं इन सारे संपत्तियों के द्वारा उनकी अर्जित की गई संपत्तियों से उनका भला होना चाहिए था। उनके लिए बहुत सारे स्कूल खुल सकते थे, अस्पताल खुल सकते थे, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट की चीज़ें हो सकती थी। तो अब ये बिल होने से कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों का रास्ता खुला है, कहीं ना कहीं ये तरक्की में काम करेगा। सारी तरक्की इसी बिल की वजह से रुकी हुई थी। देखिए, बहुत सारी प्रॉपर्टी अगर आपके परिवार के लोग हथिया कर बैठ जाएं और उसको कमर्शलाइज न करके, उसको बहुत सारी चीज़ों को जनता के लिए न दे करके कुछ परिवार के लोग रख लें, तो कहीं ना कहीं परिवार का हानि होती है। अब अगर ये इस वक्फ बिल के माध्यम से वक्फ की ज़मीनें जो कई लोग कब्जा करके बैठे हैं
और औने पौने दामों पर जिनके आप समझ सकते हैं कि कई कई यूनिवर्सिटियाँ, कई कई ऐसे बड़े बड़े व्यवसाय चल रहे थे जिनकी लाखों रुपए महीने की वहाँ से आपको किराया मिल सकता था, लेकिन औने पौने दामों पर 100 साल के लिए लीज कर दिया गया था वक्फ का। कहीं ना कहीं ये मुसलमान समाज के लोगों का ही बुरा हो रहा था। और इन सारे इस बिल के आने के बाद से उसका ठीक प्रकार से देखभाल हो सकेगी उन संपत्तियों का, इस संपत्ति का ठीक प्रकार से अच्छी चीज़ों में उपयोग किया जा सकेगा। लोगों के मन में एक आशंका है, जैसे ये मेरी चीज़ है, लोग यही कह रहे हैं कि मेरी चीज़ है, मैंने सूरज भाई को दे दिया, वक्फ कर दिया, आपके नाम कर दिया, इसमें तीसरे का क्या दखल है? तीसरा क्यों उस संपत्ति में हिस्सेदार बनना चाहता है, क्यों दूसरे लोगों को घुसाना चाहता है? 2-3 क्लैरिटी जो इस बिल के बारे में है लोगों को शायद नहीं पता होगी। एक तो अगर किसी हमारे मुसलमान साथी की ही ज़मीन पर अगर कहा जाए कि ये वक्फ के अगर किसी बोर्ड ने या किसी ने भी अगर दावा ठोक दिया कि आपकी ज़मीन ली जाती है क्योंकि हम यहाँ पर कोई ऐसा धार्मिक कार्य करते थे, तो वक्फ बोर्ड के नाम हो जाती थी वो, जैसा कि पुराने कानून बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग है। तो ये कह नहीं पाना, मतलब तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि तुरंत वक्फ के नाम हो जाती थी। हाँ, वक्फ बोर्ड के नाम पे नहीं होती थी, मुकदमे होते थे। लेकिन वो मुकदमे कहाँ होते थे? जो पुराना कानून था उसमें ये था कि वक्फ बोर्ड में ही केवल अपील की जा सकती है, उसका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप कहीं नहीं जा सकते, वक्फ बोर्ड का फैसला ही सर्वमान्य होगा। अच्छा, अब नए संशोधन में यह है कि वक्फ बोर्ड ने अगर आपके खिलाफ डिसीजन दे दिया तो आप हाई कोर्ट और ऊपर के अदालतों में जाकर के केस लड़ सकते हैं। आपके कहने का मतलब है जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा था उसमें जो भी विवादास्पद चीजें थी या जो भी अपील वगैरह की जा रही थी वो सिर्फ बोर्ड में ही सुना जाता था, कहीं अदालतों में उसकी सुनवाई नहीं थी। अच्छा, तो इस बिल के आने के बाद ये क्लैरिटी हुई है कि अब अगर कोई वक्फ में अपना ट्रिब्यूनल में अपना हार जाता है मुकदमा, तो वो जाकर के ऊपर की अदालतों में पेश हो सकता है। और कैसा हो सकता है ये कि देश में एक कानून है, तो अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है तो वक्फ बोर्ड कैसे सर्वोच्च अदालत बन सकता है? हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पास अपीलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए कि हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सके। और ये सारे मुकदमे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में ही था कि वक्फ बोर्ड में जो मुतवल्ली हुआ करता था, खर खानदान की ज़मीनों को हड़प लिया करता था, आसपास की ज़मीनों को हड़प लिया करता था और वहीं मुसलमान साथियों का बुरा होता था। और इससे कहीं ना कहीं जो लोग धार्मिक विद्रोह फैलाना चाहते थे वो लोग कहीं ना कहीं कुछ हिंदुओं की ज़मीनों पर, कुछ और लोगों की ज़मीनों पर भी इस तरह का संशोधन वाला बिल लेके आया गया तो कहा गया कि जैसे जो कब्रिस्तान है, जो मकबरे हैं या जो मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं, इनको छोड़ करके जो अन्य ज़मीनें रहेंगी उनको विवाद रहित, अगर विवादास्पद है तो उनको विवाद रहित करके बेच करके पसमानदा मुसलमानों का और तमाम लोगों का विकास किया जाएगा। तो लोगों को आशंका है कि सरकार ने इस बिल को जो पास कराया है, आनन फानन में पास कराया है, वो हमारी ज़मीनों को बेचने के लिए कराया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि देखिए संसद के दोनों ही कैसे भरोसा करें, लोग कैसे भरोसा करें? सरकार की तरफ से कभी किसी भी बड़े नेता ने इस तरह का बयान अभी तक नहीं दिया है कि लोग उनकी बातों पे भरोसा कर पाएं। देखिए, जहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया और इस बिल के बारे में पढ़ा, सदन के चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 13 घंटे बहस होने के बाद, पक्ष विपक्ष सबको सुनने के बाद, उनको वोटिंग का राइट देने के बाद 3 बार जो है ठीक प्रकार से सदन वहाँ चली और रात में 12 से लेकर के 2 बजे तक सदन चली है। उसके बाद जाकर के लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारा ये डेमोक्रेसी को दर्शाता है कि आज डेमोक्रेटिक तरीके से ये बिल पास हुई है। बहुत सारे लोग आज जो लोग इन बीचों में जो विद्रोह फैला रहे हैं, गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे हमारे MIM के लोग हों, अन्य लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनके पास क्या लॉजिक है विरोध करने की? आज अगर हम कह रहे हैं 40 लाख एकड़ अगर ज़मीन हमारे वक्फ बोर्ड और मुसलमान साथियों के पास थी, तो क्यों नहीं इतनी बड़ी ज़मीन? तो मुझे लगता है कि अन्य किसी देश के मुसलमान साथियों के वक्फ बोर्ड तो और कहीं है ही नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल है। वहाँ के नाम अलग अलग हैं, है ना? अन्य देशों में भी है, औकाफ नाम है उनका, वक्फ नहीं है। यहाँ पे वक्फ मतलब रुकना होता है ना? औकाफ का भी मतलब कमोवेश वही होता है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि विदेशों में नहीं है। अगर विदेशों में है तो इतनी बड़ी ज़मीन का ठीक प्रकार से सदुपयोग होना चाहिए था, न कि दुरुपयोग होना चाहिए था। आप भी देखेंगे कि आजमगढ़ में बहुत सारी ऐसी ज़मीनें थी। क्या कोई ऐसी वक्फ की बोर्ड की ज़मीनें जहाँ पर अच्छे अस्पताल बने हों? नहीं बना। तो अब ये हमारी सरकार यही चाह रही है कि इन सारे ज़मीनों का सदुपयोग करके उनके जो केसेस चल रहे हैं उनका ठीक प्रकार से अपीलिंग अथॉरिटी रहे, वहाँ उनकी सुनवाई हाई कोर्ट में भी हो सके और ठीक प्रकार से डिसीजंस आएँ। और जो ज़मीनें
इस तरह से कब्जा करके लोग बैठे हैं, उनमें हम अच्छे अस्पताल बना सकें, चाहे वो सबके लिए रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल पसमानदा समाज के लिए रहेगा, वो सभी मुसलमान साथियों के लिए रहे, वो सभी धर्मों के लोगों के लिए रहे। अच्छे विद्यालय बने ताकि लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। वहाँ इतनी ज़मीनें हैं कि यूनिवर्सिटी बन सकती है। रेलवे के पास भी ज़मीनें हैं, सेना के पास भी ज़मीनें हैं, बहुत सारे लोग हैं। देश में तमाम जो मंदिर हैं, खास करके साउथ इंडिया में, वहाँ भी लोगों के पास तमाम उनके ट्रस्ट में ज़मीनें हैं, है ना। इतनी है कि वक्फ बोर्ड से भी ज़्यादा है। एक छोटी सी, तो क्या ये मान लें कि अब ये प्रक्रिया जो शुरू हुई है, जी, कल को मंदिरों की भी ज़मीन हड़पने या हथियाने का ये तरीका अख्तियार कर लिया सरकार ने। देखिए दो चीज़, कल को सिखों की भी ज़मीन आप लोग हड़पेंगे। देखिए किसी की ज़मीन हड़पी नहीं जा रही है। पहले तो सबके जो माइंडसेट है उसको बदलने की आवश्यकता है। इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी की ज़मीन हड़पी जाए। देश के गृह मंत्री, आपने सदन की कार्रवाई देखी, देश के गृह मंत्री पूरी तरह से चीख के कह रहे थे कि इस बोर्ड में, मतलब इस बिल में, जो वक्फ बोर्ड का ये जो संशोधन वाला बिल है, इसमें किसी भी गैर मुस्लिम को इंटर नहीं करने दिया जाएगा, उनको समावेशित नहीं किया जाएगा, जबकि आपके बिल में साफ तौर पे है। तो ये झूठ, देश के जो मुसलमान हैं ये झूठ कैसे बर्दाश्त करें, आप ही बताइए। एक तरफ देश के गृह मंत्री कहते हैं कि कोई भी गैर मुस्लिम इस बिल में समावेशित नहीं किया जाएगा, जबकि बिल चीख के कहता है कि इसमें गैर मुस्लिम भी समावेशित किए जाएंगे। अभी बिल को कानून तो बनने दीजिए। अभी बिल तो आपने बिल की ड्राफ्टिंग कर दी, सारे क्लॉज उसमें सेट कर दिए। अब पास राष्ट्रपति महोदय के पास खाली जाना है, उनके पास, राष्ट्रपति महोदय के पास खाली कानून बनने की। अगर गृह मंत्री, बहुत सारे फैसले सरकार के ऐसे रहते हैं कि जो जनता के हितों से जुड़ा हुआ। मैं वही चीज बता रहा हूं, एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें जो मुख्य प्रावधान है, गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेश, जबकि गृह मंत्री साहब ने कहा था कोई भी मुस्लिम के अलावा कोई भी हिंदू या कोई भी, मतलब गैर मुस्लिम नहीं आएगा। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि गैर मुस्लिम सदस्यों का समावेश, विधेयक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव करता है, जिससे निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में विविधता और समावेशिता बढ़ेगी। देखिए, अगर हमारे देश के गृह मंत्री कुछ बात को कर रहे हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी बात को कर रहा है, तो निश्चित रूप से जो मूल चूक परिवर्तन आने होंगे, तो वो कहीं भी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और आज तक जब भी गृह मंत्री ने कुछ कहा है तो वो किया है। देश के मुसलमान कैसे यकीन करें? जो भी बिल लाया जाता है, पहले से ही फर्स्ट डे से ये इस तरह से उसको प्रमोट किया जाता है, इस तरह से बताने की कोशिश करते हैं सब कि ये मुसलमानों को टाइट करने के लिए बिल लाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। ऐसे में कैसे भरोसा करें? भरोसा कर सकते हैं आप। जैसे एक बड़ी नेता, उत्तर प्रदेश की कई बार के मुख्यमंत्री रही मायावती जी, उन्होंने कहा कि इसमें समय देना चाहिए था, आनन फानन में करने की क्या जरूरत थी? देखिए, जैसे विश्वास करने के लिए अगर हिंदू समाज विश्वास कर रहा है, ऐसे कर रहा है कि काशी विश्वनाथ में भी एक तीर्थ परिषद बना है, जिसका अध्यक्ष होता है जो वहाँ का जिलाधिकारी होता है। अब अगर जिलाधिकारी मुसलमान होता है तो तीर्थ परिषद में जाना आना इन सारी चीज़ों को लेकर के होता है। तो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत या स्वयं बोध करके वो व्यक्ति किसी हिंदू को जो उससे अधीनस्थ है या उससे उच्च है, उससे निवेदन करता है कि आप इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। जो मेरी जो चिंताएं हैं, ऐसी ही चिंताएं, मेरी जो चिंता है, ऐसी ही चिंताएं हिंदू समाज को भी होती थी कि अगर किसी कोई अगर डीएम मुसलमान आ जाता है, ईसाई पारसी आ जाता है और हमारे काशी विश्वनाथ का अध्यक्ष होगा या किसी और तीर्थ परिषद, उत्तर प्रदेश में कोई बता दीजिए कोई जिलाधिकारी मुस्लिम है, और उत्तर प्रदेश में कोई एक जिलाधिकारी बता दीजिए मुस्लिम है, ताकि लोग मान लें कि अगर उस तीर्थ वाले में जिसमें डीएम अध्यक्ष होते हैं, आजमगढ़ के ही अगर आप जिलाधिकारियों की लिस्ट उठाए रहे हैं वर्तमान में बताइए, वर्तमान में, क्योंकि मुझे आजमगढ़ की जानकारी है तो मैं नहीं कह सकता। 75 जिलों में कहीं बता दीजिए। बिल्कुल कोई ना कोई होगा ही, और आईएएस है तो कहीं ना कहीं जिले में विभिन्न अच्छे पदों पर होगा। वो जिलाधिकारी बनना ही केवल योग्यता नहीं आईएएस की है। बहुत जब तक कोई मुसलमान जिलाधिकारी बन के वाराणसी में जब तक नहीं आएगा, तब तक उस तीर्थ वाला जो ट्रस्ट आप बता रहे हैं उसका अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। देखिए, ये तो समझने की चीज़ें हैं, और ऐसे ही विद्रोह फैलाने के लिए लोग तरह तरह की चीज़ें करते रहते हैं। अगर करना ही होता तो काशी विश्वनाथ में भी करा देते ऐसा, लेकिन नहीं। हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर किसी मुसलमान के अलावा किसी अन्य जाति को डाला जाएगा उस कमेटी में, उस वक्फ बिल में या उस बोर्ड में डाला जाएगा, तो वहाँ विद्रोह होगा। तो ऐसा कुछ करने की मंशा सरकार की कभी नहीं है कि जिससे हिंदू मुस्लिम में ड्राफ्ट में साफ साफ लिखा है। हालांकि गृह मंत्री साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, है ना। लेकिन जिस बिल को पास कराया गया उसमें तो ये लिखा हुआ है। तो आप बताइए, कथनी कुछ करनी कुछ, कैसे लोग भरोसा करें? देखिए, भरोसा तो सरकार के ऊपर भरोसा कर रहे हैं लोग, तभी सरकार 3 बार से बन रही है। और गृह मंत्री ने अगर कुछ कहा है तो विश्वास रखिए, आपके साथ कहीं भी अन्याय नहीं होने देंगे। और कई और ऐसी चीज़ें जो बिल में है, लोगों के मन में यह आशंका है, लाल किला जैसा, है ना,
एक ऐसा नायाब कह लीजिए जिसको देखने के लिए दूसरे देशों से भी लोग आते हैं, है ना। जब उसको सरकार नहीं संभाल पाई, उसको दे दिया दूसरों को देखभाल करने के लिए, तो फिर वक्फ की संपत्तियों के साथ क्या होगा? ताजमहल देखिए, अभी लाल किला 297 करोड़ 5 सालों में उसकी आमदनी हुई है। अभी पेपर मैंने आज पढ़ा है। तो ताजमहल जैसा खूबसूरत चीज़ जो पूरे विश्व में विख्यात है, उसका देखभाल अगर सरकार कर रही है, और अभी केंद्र की सरकार भाजपा सरकार में ही अगर 297 करोड़ उसकी आय हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की देखभाल के द्वारा ही है। तो ये सारी चीज़ों पर एक साथ लागू करिए। कोई ये तो उन मोहब्बत पसंद लोगों की देन है जो देखने चले आते हैं तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। बिल्कुल सही बात है, देखने चले आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए परिस्थिति भी अच्छी बनाई गई है। वहाँ लोगों की इस आशंका को कैसे दूर करिएगा कि जब सरकार जो तमाम इस तरह की चीज़ें, इस तरह का स्ट्रक्चर है, उसको दे रहा है, दूसरों को देखभाल करने के लिए सरकार से संभाला नहीं जा रहा है, तो ये वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां सरकार उसको कैसे संभालेगी? बिल्कुल संभाल लेगी, और कहीं ना कहीं ये अपने समाज, मुस्लिम समाज के लोगों के पास ही ये सारी संपत्तियां रहेंगी, कहीं उनसे छीनी नहीं जा रही है। बस देखभाल करने के तौर तरीके और उनके चीज़ों में परिवर्तन हो सकते हैं। बेचने की साफ तौर पे बात कही गई है कि उन संपत्तियों को जो विवाद रहित हैं, या फिर उनको यूटिलाइज किया जाएगा बेच करके। सारे लोगों की आशंका यही तो है कि बेच कर सब खत्म कर दिया जाएगा। यूटिलाइज करना अलग चीज़ है और बेचना अलग चीज़ है। उसको ठीक प्रकार से यूटिलाइज किया जाएगा। मैंने बार बार कहा ये चीज़ें कि आज भी हमारे समाज में जब कोरोना आया था, तो मुझे लगता है कि स्कूलों से लेकर सब चीज़ों को लोगों ने अस्पतालों में परिवर्तित किया था, बेडों की संख्या वहाँ लगाई थी। आज भी हमें और अस्पतालों की आवश्यकता है, आज भी हमें और स्कूलों की आवश्यकता है। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और स्वयं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्वेच्छा से उन्हें तैयार होना चाहिए कि इस जो कानून के साथ खड़े होकर के और सरकार के साथ तरक्की में अपना योगदान देना चाहिए। और सबके लिए कानून एक तरीके का ही होना चाहिए। अगर वक्फ बिल है तो हमें मानना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की पार्लियामेंट ने पास किया है। और ऐसे ही हिंदू समाज के लोगों के लिए भी संसद में बोलते हुए एक सदस्य ने कहा, सांसद जी ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, उन्होंने कहा कि एक रईस मित्र हैं, यतीम खाने पर बनी उनकी बिल्डिंग को बचाने के लिए आनन फानन में वक्फ संशोधन बिल लाया गया है ताकि उनकी उस इमारत को गिराने से बचाया जा सके। ऐसा किसी मुझे अंदेशा नहीं है, ऐसा कोई चीज़ें। मुंबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे बड़ी रिहायशी बिल्डिंग। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आजमगढ़ की तमाम ऐसी बिल्डिंगें हैं जिसपे बहुत सारे लोगों ने कब्जा किया हुआ है। गरीब मुसलमान यतीम खान, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप बता रहे हैं ना कि आजमगढ़ में तमाम ऐसी जगह, मैं तो आपको बता रहा हूँ यतीम खाने की ज़मीन पे उनका सबसे बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जिसमें 400 से ज़्यादा कमरे बने हुए हैं, तमाम सुविधाओं से लैस है। उस यतीम खाने की ज़मीन पे बनाया हुआ वो स्ट्रक्चर बचा रहे, गिराया ना जा सके, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करके उसको ढहाने का आदेश ना दे, इसीलिए आनन फानन में वक्फ संशोधन बिल लाया गया। ऐसा नहीं है, लोग ऐसा कह रहे हैं। लोगों को कहने दीजिए, किसी कह रहे हैं। एक व्यक्ति के कहने से, किसी सड़क पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, सदन में कह रहा है। सदन में कोई व्यक्ति बात रिकॉर्ड में गई है, उसकी बात रिकॉर्ड में है, तो उसकी सच्चाई सामने आ जाने दीजिए। बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी बहुत सारी बातें कहते हैं, ना वो खुद समझ पाते हैं ना हम समझ पाते हैं क्या वो कह रहे हैं। क्या कहते हैं आप? आपने कोरोना का जिक्र किया। राहुल गांधी इस देश के पहले ऐसे वाहिद शख्स थे जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये जो विदेशों से आवागमन है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का, उसको बंद कर दिया जाए, कोविड का प्रकोप हो सकता है। सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना उनकी बात को। नहीं, ये तो पूरा देश सरकार ने फॉलो नहीं किया होता, और तो आज बहुत सारे हाहाकार हो गए होते। हम तो साहब नमस्ते ट्रंप हम कर रहे थे उस वक्त। ऐसा नहीं है कि केवल नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। अगर सरकार ने मेहनत से इस सारी चीज़ों पे काम नहीं किया होता, तो कहीं ना कहीं हम और आप नहीं बचे होते। आज हम सब लोगों ने वैक्सीन लगवाई, सरकार की देन है। कभी हमारे यहाँ बहुत सारे महामारी आई हुई थी जिनकी वैक्सीन नहीं बन पाई थी। पोलियो की वैक्सीन हमारे यहाँ आने में 80 साल लग गए थे, और कोरोना की वैक्सीन साल भर के अंदर में आपको अच्छे से पता है सूरज जी कि देश किन परिस्थितियों से आज़ाद होकर कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, स्वर्गीय प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, इस सदन में उनका एक बयान है कि ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया। ये उनका बयान है। बड़ी विषम परिस्थितियों से चलते गिरते पड़ते संभलते हम यहाँ तक आए हैं। एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का ही बयान था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा गरीब के पास पहुंचता है। आज डायरेक्ट खाते में, चाहे 1,20,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास का हो, डायरेक्ट खाते में आता है, और चाहे शौचालय बनवाने का पैसा। क्या इस सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं जनता को डायरेक्ट मिलनी थी, वो डायरेक्ट आ रही हैं खाते में, और बिचौलिए तमाम आवासों में घोटाले की बातें सामने आ रही, तमाम चीज़ें आ रही हैं। देखिए, राम राज्य में भी बहुत सारी चीज़ें आया करती थी, हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं,
लेकिन उसका निराकरण भी ठीक प्रकार से होता था। आज आजमगढ़ में ही देखिए तो हमारे पास विजिलेंस की टीम यहाँ पर बन चुकी है कि आज लगातार ऐसे लोग भ्रष्टाचार करने वाले, चाहे लेखपाल हों चाहे और अधिकारी हों, पकड़े जा रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, जमानत भी नहीं हो रही उनकी। तो अगर सरकार के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा कानून के साथ तो भ्रष्टाचारियों पे अंकुश भी लगाने का काम किया है। कभी हम लोगों ने सुना भी नहीं था कि विजिलेंस की टीम कभी अखिलेश सरकार में या बसपा की सरकारों में आकर के किसी को पकड़ के ले जाती थी। कहीं ना कहीं तब जाकर के लोकायुक्त के यहाँ जाते थे तो उनके 4-4, 5-5 मंत्री सरकारों में तो अधिकारी हांफते थे, अधिकारी डरते थे कि कहीं गलती से भी गलती ना हो जाए। और उसके बाद भी यहाँ के मंत्री जो है लोकायुक्त के जांच में पकड़े जाते थे कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उन्हें बर्खास्त किया जाता था। आजमगढ़ के कई मंत्री बर्खास्त हुए थे, आपको भी भली बात याद होगा। तो हमारी सरकार में 8 साल में कोई ऐसा मंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगा, किसी को बर्खास्त करने की केंद्र से लेकर प्रदेश तक नौबत नहीं आई। आज कहीं ना कहीं ये पारदर्शी सरकार है तभी हो रहा है। और हमारे मुसलमान साथियों के साथ हम लोग मिलकर के खड़े हैं। वक्फ बिल के साथ वो आए, मैं उनसे आह्वान करता हूँ आए, ये इनके तरक्की में और योगदान देने के लिए बिल आई है। कहीं ना कहीं इनका जीवन यापन और जीवन का स्तर इसको बढ़ाने के लिए बिल आई है। और गृह मंत्री जी ने अगर कुछ कहा है तो उससे विश्वास करने की आवश्यकता है। यानी मान लें कि गृह मंत्री जी ने जो कहा और जो ड्राफ्ट में है वो दोनों बातें एक हैं। यानी गृह मंत्री जी की बात उस बात पे हावी है, जो ड्राफ्ट में लिखा गया है वो नहीं होगा, जो गृह मंत्री जी ने कहा है वो होगा। देखिए अभी राष्ट्रपति के द्वारा उसका एक बार बिल को कानून बन जाने दीजिए, उसके बाद हम सारी चीज़ों को आप जिम्मेदारी लेते हुए बोलिए ना, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अगर दोनों ही बयानों में विरोधाभास है, दोनों चीज़ों में आपका रिटर्न कुछ कह रहा है और जो वक्तव्य दिया गया गृह मंत्री साहब की तरफ से वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप जिम्मेदारी के साथ बोलिए कि ये वाला क्लास हटाया जाएगा। नहीं, क्लास हटाना और व्यवहारिक रूप से कार्य करना दोनों में बहुत अंतर रहेगा। जब चर्चा होती है उसके बाद सारी चीज़ों को क्लेरिफाई करके उसको सदन में जब पास करा लिया गया तो फिर काट छाट की गुंजाइश कहाँ रहती सूरज जी? व्यवहारिक रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कानून में होने के बाद ही व्यवहारिक रूप से हम लोग पालन करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या सड़क पर हेलमेट नहीं पहन के निकलने पर चालान होता है तो क्या 100% चालान होता है? क्या व्यवहारिक रूप से एक मौका दिया जाता है लोगों को? ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं कानून में। की बात कर रहा हूँ मैं भी एक कानून की बात कर रहा हूँ। बिल जो है ना, देखिए चालान की प्रक्रिया क्या है, वो कैसे है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक बिल है, ये एक्ट है जो लागू होने जा रहा है, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है ना। इसका नतीजा तो आप देख रहे हैं कि आप आपके जो संगठन के साथी हैं, सरकार में जो शामिल हैं, नीतीश जी की पार्टी तो एकदम पूरी तरह से जर्जर हो गई है। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी ने बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक हत्या करा दी। ऐसा नहीं है कि कहीं एक आध व्यक्तियों के चले जाने से बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो केवल एक समाज को ही जनाधार मानकर काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की आज देश में आवश्यकता नहीं है। देश में आवश्यकता ऐसे लोगों की है जो सबको साथ में लेकर के चले। वही व्यक्ति हैं जो आपके साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, लेकिन इस बिल के खिलाफत करते हुए वो अपनी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। आप देखते हैं कि चुनाव आने वाला है तो बहुत सारे लोग दाएं बाएं जाते आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना रास्ता अपने से पहले से बना लिया होगा, तो जाने का एक मौका खोज रहे थे। बिल एक बहाना है, बस दूसरे जगह अपना रास्ता बनाना है। अच्छा, बहुत सारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम एडवोकेट हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमेशा मुस्लिमों को टाइट करके ये बताने की कोशिश की है कि ये टाइट है और काम दूसरा कर दिया। जैसे आरक्षण की बात आई तो पिछड़ों का सारा आरक्षण खा गई सरकार। सरकार ने कहा सबको हम लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन सरकार खा गई। ठीक वही काम मुसलमानों के मामले में भी इस बिल के माध्यम से करने की बात कही जा रही। आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सदैव SC ST OBC हो चाहे जनरल, सबके साथ खड़ी है। आप देखिए, अगर SC ST कानून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले SC ST अगर लग जाता था तो गिरफ्तारी इन्वेस्टिगेशन के बाद होगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए SC ST के साथ खड़ा हुई सरकार, और सरकार ने कानून बनाया कि नहीं, अगर मुकदमा दर्ज होता है तो पहले गिरफ्तारी बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा, उनके साथ भी खड़ी रही। जनरल बिरादरी में, चाहे वो मुसलमान समाज के ही लोग जनरल में आते हैं, तो उनमें भी बहुत सारे लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते थे, उनके बारे में भी सोचने का काम किसी ने किया। EWS ला के तो हमारी केंद्र की सरकार ने किया। OBC समाज के साथ नॉन क्रीमी हो चाहे क्रीमी हो, कहीं भी किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होने दिया गया। उनके आरक्षण के परसेंटाइल में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। लोग केवल कहते हैं, तर्कहीन बातें करते हैं। एक बार हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है, तो आप जानेंगे कि केंद्र सरकार एक एक पहलू पर काम कर रही है। आपने जो आरक्षण की बात करी, वीकर तबके के जो सवर्ण मुस्लिम हैं उनकी बात आपने करी, लेकिन जिन पसमानदाओं को लेकर के आपकी सरकार की चिंता है, सरकार रात दिन उनके लिए परेशान रहती है, उनके लिए कुछ नहीं किया। उनके लिए बहुत कुछ हक अधिकार को खाने का ही काम किया है। उनको हक अधिकार दिलाने का भी काम किया है।
आज हमारे पसमानदा समाज के जो लोग, बुनकर समाज के लोग आज पहले, पसमानदाओं के नेता कहते हैं, ये मेरे आरोप नहीं, उनकी बात है, उन्होंने कहा कि जब जा ही रहे हैं तो पूछ लीजिएगा। जो अन्य दलों के लोग हैं, पसमानदा समाज में अन्य दलों में काम करते हैं, वो कोई ना कोई क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज आप जाकर के एक बार पसमानदा समाज के लोगों को देखिए कि पहले भी वो बुनकर का काम किया करते थे और अन्य किसी काम में इन्वॉल्व होते थे तो उनको लाइट नहीं मिल पाती थी। आज 24 घंटे लाइट मिल रही है कि उनकी जो मशीनरी वो ठीक प्रकार से काम कर रही है। उनके लाइट्स के जो बिजली के बिल हुआ करते थे उनमें कटौती करके उनके लिए अच्छा व्यवस्था की गई है। उनके लिए कारखाना बनाने से लेकर सबके लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उनको सब्सिडी भी दी जा रही है कारखाना लगाने के लिए। तो क्या वो स्तर बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं या घटाने की बात कर रहे हैं? आज कहीं न किसी भी योजना से सबसे ज़्यादा मुझे लगता है या तो एससी वर्ग या तो मुसलमान साथी आज परिवार में अगर कोई ज़्यादा रहता है। अभी आप देखिए आयुष्मान कार्ड 6 लोगों से ज़्यादा अगर किसी में है, किसी के परिवार में है, तब उसका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। तो आज मुसलमान समाज को हम देखते हैं कि हर परिवार में ज़्यादातर 6 से ज़्यादा लोग होते हैं, तो सबसे पहले फ़ायदा उनको मिल रहा है। आज अगर आवास की बात करें तो सबसे ज़्यादा आवास भी अगर हम देखेंगे गली मोहल्लों में, अभी आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, हम चौक से लगाए, तकिया से लगाए और कोर्ट में जाते हैं। हमारे बहुत से मुसलमान साथी हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। तो क्या पहले के लोग सोचते थे कभी कि आवास मिलेगा? क्या हमने तो घर बनाकर देने का काम किया, शौचालय सरकारों ने आवास नहीं दिया, इंदिरा आवास दिया और तरीके के आवास दिए, लेकिन धरातल पे कभी आज तक वो आवास न दिखे हैं और न लोगों को बनाने दिया गया है। वो भ्रष्टाचार की आपने कभी इंदिरा आवास नहीं देखा? मैंने इंदिरा आवास, सपा सरकार में जो आवास दिए गए, लोहिया आवास दिए गए, आपने उसको नहीं देखा? अगर हम जाकर एक बार आवास वालों से पूछेंगे कि भाई मेरे कितने रुपए देकर ये आवास मिला है, तो बताएगा आपको कि आधा पैसा तो प्रधान और सेक्रेटरी और सभा के नेता खा हाल तो आज भी है। अभी कल आप जिस जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, उसी जिले के लोगों ने अतरौलिया में प्रदर्शन किया और कहा कि साठगांठ करके अधिकारी पैसे लेकर के लोगों से, जो पात्र नहीं है उनको आवास दे रहे हैं और जो पात्र हैं वो धक्के खा रहे हैं इधर उधर। ये आरोप लगाने की बात है, लेकिन आज सच्चाई है। बहुत सारे मामलों में ऐसी सच्चाई आपको आजमगढ़ शहर ही नहीं पूरे जनपद में चल के आपको मिला सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि जो गरीब, जो कभी टेंट में रहते थे, उनको गरीब अगर है ग्रामीण क्षेत्र में रहता तो 1,20,000 और अगर शहरी क्षेत्र में तो 2 लाख से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास के लिए और मुख्यमंत्री आवास के लिए मिल रहा है। चलिए सूरज जी, मानते हैं कि अब इस बिल के पास हो जाने से सारी समस्याएं जो भारत की थी वो समाप्त हो गई। अब देश तरक्की के पथ पर अग्रसर हो गया है। अब ना तो कहीं हिंदू होगा ना तो कहीं मुस्लिम होगा, सारे भाई एक साथ मिल करके देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपकी बात में थोड़ा सा संशोधन चाहूँगा कि इस बिल को पास होने से देश की तरक्की का एक रास्ता खुला है और इसी तरह के कई रास्ते अभी खुलने बाकी हैं। जो हमारे मुसलमान साथी भी इस बिल के समर्थन में आए और देश की तरक्की और विकास में हम सभी का हाथ बटाएं, जिससे आगे चल करके देश मुसलमान तो मुझे लगता है कि हर समय है ना अपने देश के प्रति वफादार रहा है और उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जैसे हिंदू है वैसे ही मुसलमान भी देश की तरक्की में पूरा योगदान निभाए और इस बिल के समर्थन में खड़े होकर के गरीब मुसलमानों की भी चिंता करे और उनके हक, उनके नुमाइंदगी करे, ऐसा मैं सभी से शुभकामना चाहता हूँ। उसी सदन में एक और बात सामने आई कि कल को ये सिखों की ज़मीन ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है। कल को मंदिरों का जो ट्रस्ट बने हैं मंदिरों के, उनके पास भी बहुत सारी ज़मीनें हैं, है ना। मतलब मैं क्या बताऊं कितनी ज़मीनें हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। अभी मैं कल एक पत्रकार को सुन रहा था, 3-4 जगहों का बताया उन्होंने, तो कई हज़ार एकड़ की बात आ गई, है ना। तो क्या माना जाए, कल को अगर उन ज़मीनों को भी सरकार हथियाने लगे फिर क्या होगा? ये तो भविष्य के गर्भ में है, ये कुछ नहीं कह सकते अभी कि सरकार क्या करेगी, क्योंकि उनकी प्लानिंग हम सभी को नहीं पता। अगर ऐसा होता है तो क्या पारदर्शिता लाने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों को भी रखा जाएगा? 2-3 चीज़ें हैं। 40 लाख करोड़ वक्फ की संपत्ति में, अभी न्यूज़ चैनल में दे रहा था, अभी कई बड़े चैनलों में, कि अगर टैक्स भरा गया है तो 1 करोड़ समथिंग टैक्स आया था। और जो हिंदू मंदिर हैं, केवल अगर श्री रामचंद्र जी का मंदिर देखे तो 395 करोड़ रुपया उन्होंने केवल टैक्स इस साल का दिया है और जब से बना है तब से दिया है। तो केवल एक मंदिर की बता रहे हैं। तो टैक्सेशन में भी देख लें कि 40 लाख एकड़ कहाँ खड़ा है और राम मंदिर अगर बना है तो मुझे लगता है 500 एकड़ में बना होगा। और जमीनों की बात मंदिर से कंपेयर कैसे कर रहे हैं? सरकार को कितना लाभ, जमीनें तो ऐसे खाली पड़ी है ना, बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी, उसका सदुपयोग किया जाएगा कहीं ना कहीं। अभी आप देखिए कि मध्य प्रदेश में ही अभी एक कैंसर अस्पताल का शुभारंभ किया है किसी हिंदू ट्रस्ट ने ही। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि वक्फ की बोर्ड की ज़मीनों के लोग भी आगे आएं और आगे चलकर कोई कैंसर अस्पताल बनाए, कोई ऐसे डायलिसिस सेंटर डालें। चलिए मेरा आखिरी सवाल है, आपके हिसाब से सरकार सारे विकास कार्य कराना चाहती है जिसका उपयोग देश की पूरी जनता करे, है ना, चाहे किसी भी समाज की, होना भी ऐसा ही चाहिए। जो भी चीज़ें बनती है, हॉस्पिटल बनता है तो उसमें इलाज सभी का होता है, किसी का ऐसा नहीं है किसी की जाति या धर्म देखकर इलाज होता है। खैर, लेकिन बहुत सारे बार ऐसे आपके पार्टी के नेताओं का आ जाता है बयान कि इसमें इनका वार्ड अलग कर दिया जाए, उनका वार्ड अलग कर दिया जाए। अच्छा ये बताइए
लोगों का एक सवाल है, विपक्ष के नेता तमाम इस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप हमें टाइट कर रहा था, हमारी गवर्नमेंट को टाइट कर रहा था, 26% का टैरिफ बढ़ा रहा था, उसी समय सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आनन फानन में वक्फ संशोधन बिल लेकर के आई। अब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर क्यों इस पर बहस होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, सदन में होनी चाहिए कि नहीं? अगर टैरिफ बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं, अगर हमारे पर 26 बढ़ा है तो आज मैंने पढ़ा कि चाइना के ऊपर 34% टैरिफ लगाया है। तो हमारा तो नमस्ते ट्रम्प करते थे ना, हमारा तो मित्र था ना, वो तो मित्र था, तो शायद उसने कम टैरिफ लगाकर हमारा फायदा पहुंचाया है। अन्य कंट्री हुआ है उसने 34% लगाया है। और इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारी सरकार अभी कुछ न कुछ तय करेगी। और मुझे लगता है कि सरकार इन्हीं सब बातों से भाग रही थी, इस पे चर्चा ना हो, देश के लोग इस चीज़ को जान ना पाएं, धीरे से वो वक्फ बिल का मैटर लेके आ गए, या सारे मामले इसमें ऐसा नहीं है। सरकार कहाँ भागेगी? सदन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विपक्ष का नेता इस बात को अगर उठाएगा तो हमारे जरूर उद्योग मंत्री और विदेश मंत्री इन सारे चीज़ों पर जवाब देंगे, क्योंकि ये विदेश का मुद्दा है। और सरकार किसी भी मुद्दे पर मुझे लगता है भागती नहीं है। और 56 इंच का सीना मोदी जी वाला जो है वो सामने खड़े होकर के दहाड़ कर जवाब देते हैं। तो एक बार जरूर अपने सांसद के माध्यम से इसको सदन में उठाने का काम करें, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि अमेरिका ने किस तरह की टैरिफ लगा, उससे हमारा क्या नुकसान है और क्या भविष्य का फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो भविष्य के गर्भ में है, एक बार जरूर उन्हें सदन में अपने नेता से इस बात को उठाना चाहिए। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब 2014 में सरकार आई थी तब मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए देश को, 15 लाख वाला भी आपको याद ही होगा, 2 करोड़ रोजगार वाला, स्मार्ट सिटी वाला, है ना, और न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जितने खाने वाले थे सबको अपनी पार्टी में शामिल करके अपने पार्टी का नेता बना दिया, शुभेंदु अधिकारी से लेकर के असम के मुख्यमंत्री तक। तो बहुत सारी बातें सरकार ने या सरकार के मुखिया ने जो कही वो पूरी नहीं हुई। ऐसे में मुसलमान कैसे भरोसा करे कि वक्फ संशोधन बिल जो सरकार लेकर के आई है वो हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है? देखिए, हमारी 2014 में सरकार आई तो मोदी जी ने कहा था, बहुत सारी चीज़ें कही थी। 15 लाख वाला तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं भी कोई सच्चाई थी इस बात में कि उन्होंने कहा था। और सरकार ने अगर कहा है तो उसे करने का प्रयास किया कि आज 2014 से लेकर के आज हम 2025 में हैं। आज देश में बहुत से अमूल चूक परिवर्तन हुए। मुझे लगता है कि मेरे ही गांव का अगर देख लें तो मेरे गांव में अभी तक 97 लोगों को आवास मिला। तो ये ऐसे अमूल चूक परिवर्तन हुए हैं कि पूरे जनपद का देखें तो 2 लाख से ज़्यादा लोगों को आवास मिला है। देखिए, और आप लोगों से जब पूरे देश के विकास की बात होती है तो आप लोग आवास गिनाने लगते हैं, शौचालय गिनाने लगते हैं, है ना। तो इससे देश के विकास का क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है। जब हम बात कर रहे हैं आवास और शौचालय से देश का विकास हो जाएगा। सबका विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो उस गरीब वर्ग को क्यों भूल जा रहे हैं? और अगर हम बात कर रहे हैं नौकरी, हमको तो ये भी याद रखना होगा ना कि जब 55 लाख करोड़ का कर्जा था हमारे ऊपर, वो बढ़ करके 100 के पार हो गया। इस बात को भी तो याद करना होगा। इसी दशक में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। हम अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो हम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर हैं। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आजमगढ़ में छोटे बड़े कारखाने लगाने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। आजमगढ़ में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। सरकार वाली बात पे आ जाइए, जो मैंने पूछा, लोगों को आशंका है कि जो सरकार ने या मोदी जी ने जो वायदे किए अभी वही नहीं पूरे हुए। तो ये वक्फ वाला जो संशोधन बिल लेकर सरकार आई है, इसमें जो प्रावधान आप लोगों ने रखे हैं उसको कैसे पूरा करें? मोदी जी जो कहते हैं उसे 100% करते हैं, और मोदी जी ने कहा है तो वो करेंगे। बहुत सारी चीज़ें सरकार ने जो कही थी उससे पूरी किया। मुझे लगता है हर पंचवर्षीय योजना जो उनकी थी उन्होंने पूरी किया है, कोई नहीं छूटी है। और आगामी भी जो उन्होंने अभी 2024 के सरकार बनने पर जो उन्होंने घोषणाएं की है, अब उसको भी पूरा करना उन्होंने शुरू कर दिया है। आगे चल करके देश तरक्की के रास्ते पर और अग्रसर होगा। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। आप यही देखेंगे कि हम 29 तक जाते जाते बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उभरेंगे। और मोदी जी ने जो कहा है वो 100% पूरा करेंगे। और हमारे देश की सरकार पे हम सभी लोगों को भरोसा रखना चाहिए। चलिए, हमने बात किया भारतीय जनता पार्टी के नेता सूरज प्रकाश श्रीवास्तव से, जिन्होंने हर मुद्दे पे हमसे बातचीत की और हमारे हर सवाल का जवाब दिया। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में वक्फ संशोधन बिल लेकर के सरकार आई है? मुसलमान जिसके लिए परेशान है कि ये हमारे हक में है कि नहीं है, एक धड़ा मुस्लिमों में से ही निकल कर आता है। कहता है कि बहुत सारे लोगों के बयान सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं कि नहीं, ये अब ठीक हो गया है। बहुत सारे लोग, कई स्थापित पार्टियों में जो नेता थे वो छोड़ कर अपनी पार्टियों को जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कतई ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।